नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। दिल्ली दिल्ली में मोदी जी की कुर्सी और इस कुर्सी का बार बार हिलना बीते कुछ दिनों से लगातार एक तरफ से नहीं, चहुतरफा मोदी जी की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। और अब आज की तारीख में अगले 72 घंटे बहुत भारी पड़ेंगे क्या गुजरात लॉबी पे। और ऐसा इसलिए क्योंकि मोहन भागवत ने उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल दिया है और उनके डेरा डालने से मोदी और शाह साहब दोनों की सांसें अटकेंगी। और सिर्फ डेरा नहीं डाला है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को भी बुला लिया है अपने पास कि आओ भैया टीडीपी वालों, आओ जरा बात करेंगे। मंत्री जी आ जाइए, आपसे भी बात होगी। जेडीयू वाले हैं, बिहार में चुनाव है, आइए जरा आपसे भी बात होगी। आरएसएस के दरबार में हाजिरी लगाएंगे एनडीए के सहयोगी। और इसके साथ ही साथ तमाम देशों के राजदूतों को भी तलब किया है। ये तलब ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे, और क्या शब्द इस्तेमाल किया जाए। क्या चल रहा है इस राजनीति में, अगले 72 घंटे को डिकोड करना बड़ा जरूरी है। जरा सबसे पहले संतोष जी को जोड़ लीजिए। नमस्कार संतोष भाई, बहुत बहुत स्वागत है। संतोष भाई, पहले जरा जो खबरें हैं, जो माजरा है, जरा वो हेडलाइन सिर्फ दिखाइए, जरा हेडलाइन दिखाइए। हाँ, 3 दिन दिल्ली में रहेंगे आरएसएस चीफ मोहन भागवत। मिलने वालों की कतार में नेता, अफसर, जज सब शामिल। और कौन कौन शामिल है ये आपको आगे बताएंगे, जैसे जैसे संतोष भाई खुलासा करना शुरू करेंगे। मैंने कहा था राजदूत भी हैं, तो कई देशों के राजदूत हैं, उनको बुलाया गया है। हटा दीजिए इसे। संतोष भाई जरा डिकोड कीजिए, 72 घंटे कैसे भारी पड़ेंगे, किन किन को बुलाया है, और बुलाया है तो क्यों बुलाया है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हु इज मोहन भागवत। स्वप्निल भाई, सबसे पहले तो न्यूज लॉन्चर के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और अब जो मोहन भागवत साहब ने 3 दिन तक डेरा जमा लिया है, इसका लक्ष्य, उद्देश्य, मिशन, उनके मन में क्या चल रहा है, वो करना क्या चाहते हैं, इसके लिए इसको अच्छी तरह से जानने और समझने के लिए हमें 2009 की तरफ जाना पड़ेगा। मैं जरा 2009 की तरफ ले चलता हूं आपको। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले का वाकया। 2004 के लोकसभा चुनाव में यूपीए की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी उसके कुछ महीनों बाद सक्रिय राजनीति से रिटायर हो गए 2004 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद। 2009 के लोकसभा चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी एक बड़े दावेदार थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने आप को दावेदार घोषित कर दिया था। पीएम इन वेटिंग उनको कहा जाने लगा था। लौह पुरुष वो अपने आप को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, जब वो गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अपने आप को खुद ही वो खिताब दे दिया जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। जी 2009 में कहीं कोई मुकाबला नहीं था। आडवाणी के खिलाफ बीजेपी में कोई कुछ भी करने की सोच भी नहीं सकता था। इस तरह का कद लालकृष्ण आडवाणी का था। अचानक लालकृष्ण आडवाणी से उम्र और अनुभव दोनों में छोटे मोहन भागवत 2009 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया बनते हैं। पहले तो आडवाणी बहुत ज्यादा तवज्जो देने को तैयार नहीं, लेकिन जैसे ही वहां से छन छन कर निर्देश आने लगते हैं नागपुर से, तो लालकृष्ण आडवाणी की घबराहट थोड़ी सी बढ़ने लगती। जब वो संदेशा नहीं सुनते आडवाणी जी, तो मोहन भागवत उनके आवास पर चले जाते, पृथ्वीराज रोड स्थित आवास पर। और वहां जाकर वो कहते हैं कि अब हमें एक नई भाजपा बनानी। आडवाणी थोड़े से अड़ जाते हैं। फिर आडवाणी भागे भागे पहुंचते हैं नागपुर। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई जाती है, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी प्रेजेंटेशन देते हैं कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए तो वो बीजेपी को, एनडीए को कैसे चुनाव में जितवा कर लाएंगे, अपने से उम्र अनुभव दोनों में काफी जूनियर मोहन भागवत के साथ, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया थे। उस समय किसी तरह से मोहन भागवत साहब मान जाते हैं। 2009 का लोकसभा चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी 2004 के मुकाबले भी कहीं ज्यादा 2004 के मुकाबले भी कहीं ज्यादा वो सीटों के अंतर से हार जाती है। कांग्रेस पार्टी, जिसका आंकड़ा 2004 के लोकसभा चुनाव में 142 था मेरे ख्याल से, 2009 के लोकसभा चुनाव में वो 206 पहुंच जाता है, मनमोहन सिंह के जी प्रधानमंत्री रहते हुए।
और बड़ा दिलचस्प तथ्य बता देता हूं कि उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस करारी हार के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ था ना गुजरात, वो जिम्मेदार था। गुजरात में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली थी। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और खुद लालकृष्ण आडवाणी के लोकसभा सीट का जिम्मा अमित शाह संभाल रहे थे। लालकृष्ण आडवाणी बड़ी मुश्किल से लोकसभा का चुनाव जीत पाए। तो ये 2009 का गणित। उसके बाद उनको किस तरह से अलग किया गया, नितिन गडकरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भेजा, नितिन गडकरी को दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, लेकिन पूर्ति का मामला आया, वो दोबारा अध्यक्ष बन नहीं पाए। फिर किस तरह से गोवा की कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार अभियान समिति के मुखिया के तौर पर किया गया। फिर दिल्ली के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में किस तरह से उनका चयन जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए किया गया। ये बदलाव की एक बयार थी और जिसके बाद 75 वर्ष का नियम लागू हुआ। लालकृष्ण आडवाणी घर बिठाए गए, मुरली मनोहर जोशी घर बिठाए गए, कलराज मिश्रा को आगे चलकर मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, कल्याण सिंह जैसे नेताओं को राज्यपाल बना दिया गया। तो ये एक पूरी बयार चल रही। 2009 से 2025 आ गया, 16 साल का वक्त। मोहन भागवत के मन में सिर्फ एक इच्छा है, तो जाते जाते, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जाते जाते वो बीजेपी संगठन और सरकार दोनों का चेहरा बदल सके, लेकिन गुजराती लॉबी उनकी इस इच्छा को स्वीकार नहीं कर रही है। कायदे से जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जनवरी 2023 में बन जाना चाहिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जनवरी हम्म 2023 में बन जाना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इच्छा को खारिज करते हुए पहले लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया और जून 2024 के बाद हम अगस्त 2025 में बैठे हुए अभी तक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस के मन मुताबिक चुना नहीं गया। हम्म हालत यह हो गई कि आमतौर पर संघ प्रमुख खुलकर बोलते नहीं, खुलकर वो 2 ही बार बोले। एक बात, केशव कुंज जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दिल्ली का मुख्यालय था, हम लिहाज हम्म करते हैं, संकोच नहीं टाइप का एक बयान उन्होंने दिया था लालकृष्ण आडवाणी के लिए। लालकृष्ण आडवाणी की राजनीति खत्म हो गई थी। अब उन्होंने कुछ हम्म दिन पहले नागपुर के मंच से सार्वजनिक रूप से ये बयान दिया कि 75 वर्ष की उम्र हो जाए तो बाजू हट जाओ, और याद दिला हम्म दिया कि ये नियम नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं बनाया था। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह गुजराती लॉबी मान नहीं रहे, तो पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता का आलम देखिए। 19-20 हम्म अगस्त को, आमतौर पर आरएसएस के मुखिया इतनी ज्यादा बार देश की राजधानी दिल्ली आते नहीं, लेकिन 19-20 हाँ, अगस्त को आए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ पर विचार करने के नहीं नहीं, लिए आए। बताइए सरकार। संतोष भाई, मजे की बात यह कि 19-20 अगस्त को जो बैठक थी, वो बैठक संघ के आर्थिक मामलों की थी। और ऐसी बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत भी थे और दत्तात्रेय होसबोले भी थे। नंबर 1 और नंबर 2 दोनों थे। आमतौर पर आज तक संघ के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है कि नंबर 1 और नंबर 2 दोनों आर्थिक मामलों की बैठक में पहुंच जाए। 19-20 अगस्त और 26-27-28 की तैयारी बहुत पहले से, फिर 5-6-7 है और आगे तो फिर 17 सितंबर है ही। जी। नहीं, सिर्फ वही नहीं थे, आरएसएस हाँ, की पूरी जो पदाधिकारियों की ब्रिगेड थी वो थी। आमतौर पर आपने बिल्कुल वो ठीक कहा कि इस तरह की बैठक जब आर्थिक मामलों की होती है, तो आर्थिक मामले देखने वाले संघ के लोग बैठ जाते हैं, वो बातचीत कर लेते हैं, और इसमें मोदी सरकार के मंत्रियों को भी तलब कर लिया गया। तो जाहिर हम्म सी बात है कि मामला गंभीर था। उसके बाद ये खबर आई कि विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम होगा। विज्ञान भवन में इससे पहले कई साल पहले भी एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें मुझे भी रहने का मौका मिला था, और हमने आरक्षण को लेकर एक बड़ा सवाल पूछा था, जिसपे मोहन भागवत साहब का बयान जो है बहुत ज्यादा चर्चा में था। ये जो 3 दिन का व्याख्यान, कौन कौन है ये तो बताऊंगा, लेकिन आखिरी दिन जो सवाल जवाब, जो पत्रकारों का, हम्म शायद ओपन फोन मीडिया इस बार करते हैं कि नहीं करते हैं वो देखना होगा, वो जो सवाल जवाब होगा उसमें 75 वर्ष की उम्र वाला सवाल जरूर पूछा जाएगा। आप मुझसे लिखवा के रखिए। 75 हम्म वर्ष की उम्र वाला सवाल 2 तरीकों से पूछा जाएगा। नंबर 1, क्या मोदी जी रिटायर हो जाएंगे 17 सितंबर को? फिर मोदी जी ने भी फील्डिंग सजाई होगी। कोई ये भी पूछेगा कि हाँ, सर उससे 6 दिन पहले तो आप 75 वर्ष के पूरे हो रहे हैं, क्या आप रिटायर हो जाएंगे 11 सितंबर को? तो तय मानकर चलिए कि दोनों सवाल पूछे जाएंगे, और जो जवाब आएंगे वो जवाब आगे की रणनीति का, भविष्य की रणनीति का पूरा कच्चा चिट्ठा बयां करेंगे। लेकिन ये जो 3 दिन, और ये तीन हम्म दिन आपको बताऊं, आज से शुरू हो गया, 26, 27, 28, ये 3 दिन ये कार्यक्रम है। उसके बाद अगले महीने का आपने बता दिया कि 5, 6, 7 सितंबर को है। लेकिन जरा इन 3 दिनों के कार्यक्रमों पे फोकस किया जाए। पिछली बार जो ज्ञान भवन में कार्यक्रम था, समाज के अलग अलग वर्गों से बुलाए गए थे, बॉलीवुड से खेल खिलाड़ी, अधिकारी, पूर्व अधिकारी, राजनयिक के सबसे, लेकिन इस बार उसका दायरा बहुत ज्यादा विस्तृत कर दिया गया है। हाँ, दिखा दीजिए। 50। एक 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 कंट्रोल रूम से मैं कहूंगा, जरा वो विदेशी राजदूतों वाला पहले दिखाइए। वो दिखाइए, सारे देशों का नाम जरा आ जाए।
ये रहा ये बिल्कुल संतोष भाई स्क्रीन पे। ये हाँ। ये 50 से अधिक दूतावासों को निमंत्रण दिया गया है। कौन कौन है इसमें? हमारे ऊपर जो 50% टैरिफ लगाने वाला अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, जर्मनी भी है, जापान भी है, नेपाल भी है, जो भारत के कई इलाकों को अपना इलाका आजकल नक्शे में बता रहा है। नेपाल जैसा देश भी हमें आंखें दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका और मुस्लिम देशों सहित 50 से ज्यादा देशों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दूतावासों को शायद न्योता नहीं दिया गया है। इसके साथ ही हम्म। जो दूसरी पार्टियों से भाजपा में आए हैं, जो अभी तक भाजपाई बन नहीं पाए हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया है, पंजाब से हाँ, आने वाले वो भी लगाइए। पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं बेअंत सिंह, जिन्होंने आतंकवाद को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके पोते रवनीत सिंह बिट्टू भी है। केंद्रीय मंत्री जो अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल भी हैं। तेलुगु देशम पार्टी के कोटे से जो केंद्र में मंत्री बने हैं सिविल एविएशन राम मोहन नायडू है। जनता दल यूनाइटेड समाजवादी विचारधारा से आते हैं केसी त्यागी है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा है। और इसके साथ ही समाज के अलग अलग वर्गों को, अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोगों को, जिसमें मुस्लिम समुदाय है, क्रिश्चियन समुदाय है, उन लोगों को न्योता भेजा गया है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कांग्रेस सहित लगभग हर हम्म। राजनीतिक दल के नेताओं को न्योता भेजा हटाइए गया इसको। है। आरएसएस के 100 वर्ष पर चर्चा होनी है, लेकिन जो सवाल जवाब का कार्यक्रम है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसा मैंने कहा कि सवाल जवाब के क्रम में जब 75 वर्ष की उम्र की सीमा वाला सवाल पूछा जाएगा, तो फिर वो जो जवाब आएगा, वो जवाब अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और एक बात और बता दूं, पिछले 2024 में सरकार के गठन के बाद से, उसके 6-7 महीने के बाद से, जब शिवराज सिंह चौहान जो है बिल्कुल मोदी भक्त हो गए थे, तो आरएसएस प्रमुख नाराज हो गए थे। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कई बार मिलने की कोशिश की, वो मुलाकात हो नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस से भी उनका नाम बाहर हो गया था। लेकिन अचानक अचानक रविवार की शाम को, ये बहुत लंबे अरसे बाद बैठक हुई, रविवार की शाम को शिवराज सिंह चौहान पहुंचते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली स्थित मुख्यालय केशवपुर। वहां पहुंचते हम्म। हैं, संघ के कई नेताओं से अभिवादनों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद उनको उन कमरे में ले जाया जाता है जहां मोहन भागवत साहब बैठते हैं। मोहन भागवत साहब के साथ पहले 2-4 लोग बैठते हैं, उसके बाद बाकी तमाम लोग कमरे से नमस्कार करके निकल जाते हैं। और फिर मोहन भागवत और शिवराज सिंह चौहान साहब की 1-to-1 मुलाकात होती है। लगभग 40 मिनट की ये मुलाकात थी। वैसे पूरा मुलाकात जो कहा जा रहा है 50 मिनट की थी, लेकिन 10 मिनट आप मान लीजिए कि अभिवादन, और जो लोग उनको लेके गए वो लोग उनके साथ बैठ गए, तो 5-7 मिनट। दिल्ली में मौसम भी उस दिन बहुत अच्छा था, तो दिल्ली के मौसम पे चर्चा, बारिश पे चर्चा, वो सब हुई। जब वो सब निकल गए, उसके बाद जो मुलाकात हुई, लगभग लगभग 40 मिनट की मुलाकात हुई। और ऐसे माहौल में जब शिवराज सिंह चौहान, मैं फिर बता दूं, शिवराज सिंह चौहान ओबीसी के बड़े नेता हैं, और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के दावेदार बनने से पहले लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज ने शिवराज सिंह चौहान के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का समर्थन किया था। ये वर्ष 2013 की बात। उसके बाद हम्म। गंगा नदी में बहुत पानी बह चुका है। लेकिन संघ को यह लगता है कि ओबीसी की राजनीति को इतना आगे नरेंद्र मोदी ने बढ़ा दिया है कि हम ओबीसी को, तो हमें कोई ना कोई बड़ा पद देना होगा, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाइए, चाहे आप देश का प्रधानमंत्री बनाइए। लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे, तो ओबीसी प्रधानमंत्री और ओबीसी बीजेपी अध्यक्ष ये नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं देश के प्रधानमंत्री। फिलहाल ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन दोनों में से हम्म। कोई एक पद तो शिवराज सिंह चौहान को अब मिलने जा रहा है। इस बात की संभावना बिल्कुल तय हो गई है। और दोनों में से कोई भी पद अगर शिवराज सिंह चौहान को मिलेगा, मान लीजिए भाजपा अध्यक्ष ही बना दिया जाए, तो वो कैसे भूलेंगे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में उनको कैसे हरवा दिया गया था। हम्म। फिर वो कैसे भूलेंगे कि 2023 का विधानसभा चुनाव जितवाने के बावजूद उन्हें किस तरह से, बल्कि ऐतिहासिक सबसे बड़ी जीत दिलवाने के बावजूद उन्हें किस तरह से मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया। फिर वो कैसे भूलेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा का टिकट थमाया गया और केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में उनको कौन सा महकमा दिया गया? कृषि केंद्रीय मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। यानी जो टॉप के 4 मंत्रालय हैं, गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, उन चारों में से कोई मंत्रालय नहीं दिया गया। तो शिवराज सिंह चौहान हम्म। साहब को ये याद होगा। और मोहन भागवत ने इस बात की कवायद शुरू कर दी है। आप ये तय मानकर चल लीजिए कि ये तमाम तैयारी 17 सितंबर को लेकर की जा रही है। अब वो 17 सितंबर को होगा जिस बात का लोग इंतजार कर रहे हैं,
या फिर उसमें खींचतान होगी, घमासान होगी, धमकियां दी जाएगी, चेतावनी दी जाएगी, सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी दी जाएगी, मोहन भागवत के खिलाफ जिस तरह का अभियान चलाया जाता रहा है सोशल मीडिया पर, उस तरह का अभियान चलाया जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी को खुलकर मोहन भागवत चेतावनी देते हुए नजर आएंगे? ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि 28 अगस्त को मोहन भागवत जो संदेशा देंगे, देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर, विज्ञान भवन में बैठकर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय से मुझे लगता है सिर्फ 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो यहाँ की आवाज वहां तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, और उस आवाज को नरेंद्र मोदी स्वीकार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस पर ये काफी कुछ डिपेंड करता है। और इस बीच में 9 सितंबर की तारीख भी हमारे दर्शकों को याद रखनी चाहिए, क्योंकि 9 सितंबर ये बताएगा कि गुजराती लॉबी का सूर्य जल्द से जल्द अस्त होगा या नहीं होगा। ठीक है संतोष भाई, दो तीन चीजें जो समझनी जरूरी है। भाई अटल जी की सरकार रही, अटल जी ने सरकार और संघ को अलग अलग करने की भरपूर कोशिश की और कर भी पाए, इस बात में कोई दो राय नहीं। उसके बाद आज की तारीख में हम देखते हैं, बीते दिनों चुनाव से पहले जेपी नड्डा साहब का बयान आया कि भैया अब हमको संघों की जरूरत है नहीं। लेकिन देखिए स्थितियां इतनी बदल गई कि आज की तारीख में अगर इन दोनों बातों को ध्यान में रखा जाए तो आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि संघ की हैसियत यह है कि वो दिल्ली में आके डेरा डाल रहा है। मोदी जी को मजबूरीवश तारीफ करनी पड़ रही है। स्वतंत्रता दिवस पे लाल किले से तारीफ कर रहे हैं संघ की। 11 सालों से नहीं किया था, 11 सालों से नहीं किया था संतोष भाई। और हाल ये आलम ये कि भैया विदेशी राजदूत हैं, चलो हम बुलाते हैं। ट्रंप के टैरिफ पे बात करनी है, हम जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर पे बात करनी है, हम जवाब देंगे। मेरे मन में एक सवाल है और दर्शकों के लिए ये जानना भी जरूरी है कि भाई मोदी जी जिन सवालों को डॉज करते नजर आ रहे हैं, ट्रंप का टैरिफ हो, नहीं बोलेंगे भाई, ऐसे उंगली रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर हो, क्या बोला कितना बोला सबको पता है, नहीं बोलेंगे, डॉज कर रहे हैं सवालों को। वोट चोरी का मुद्दा हो, उसको तो डॉज करेंगे ही करेंगे। उस वक्त पे जब पूरे देश में एक संग्राम छिड़ा हुआ है, विपक्ष खूब मजबूत दिख रहा है और एकजुट भी दिख रहा है, उस वक्त पे संघ हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। ये सुपर पीएम वाली स्थिति है क्या? मोहन भागवत ये बता रहे हैं क्या कि ठीक है तुम प्रधानमंत्री हो लेकिन सुपर पीएम है हम, ऐसा चल रहा है क्या? कुछ क्या चल रहा है? नहीं, स्वप्निल भाई, आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये इस देश हम्म के आम जनमानस का भी सवाल है। हम्म और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पिछले 7-8 सालों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या हिम्मत जवाब दे चुकी थी। नेपथ्य इकबाल में चला गया था, नेपथ्य में था नहीं, संघ। मैं संघ बता रहा हूँ नेपथ्य में था। इसको, ये आपको हाँ। अजीब सा इसलिए लग रहा है क्योंकि पिछले 7-8 सालों में संघ बोलना भूल गया था। और क्यों बोलना हम्म भूल गया था जरा मैं बता देता हूँ। आपने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले 1996 में प्रधानमंत्री बने। 13 दिन में बहुमत साबित नहीं कर पाए तो 13वें दिन उन्होंने लोकसभा में अपना ऐतिहासिक भाषण देकर इस्तीफा दिया। जी 1998 में फिर प्रधानमंत्री बने। 13 महीने तक सरकार चली। जयललिता के समर्थन विड्रॉ करने के बाद एक वोट से उनकी सरकार गिर गई। फिर 1999 में दोबारा से प्रधानमंत्री बने। 2004 तक उन्होंने अपनी सरकार चलाई। और इन तमाम कार्यकाल में सिर्फ 96 का 13 दिन का छोड़ दीजिए, 1998 से लेकर 2004 तक मुरलीधर राव, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, स्वदेशी जागरण हम्म मंच के नेता हुआ करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ विंग है स्वदेशी जागरण मंच। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते थे अपने ही आरएसएस के परिवार से जुड़े संगठन के द्वारा। चाहे जी भारतीय किसान संघ हो, चाहे भारतीय मजदूर संघ हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे कभी कभी आरएसएस ही हो, ये हर 7वें 8वें दिन ये लोग बयान देके अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की आलोचना किया करते थे कि राम मंदिर क्यों नहीं बना रहे हैं, ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, विदेश नीति पर क्यों नहीं कर रहे हैं, आर्थिक नीति पर क्यों नहीं कर रहे हैं, मजदूरों की नीति पर हम्म क्यों नहीं कर रहे हैं, किसानों की नीति पर क्यों नहीं कर रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी चूंकि बड़े दिल के नेता थे तो वो इस पर कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते थे। सरकार बदली, उसके बाद मनमोहन सिंह रहे 10 साल तक। फिर बाद में जब नरेंद्र मोदी बने तो 3-4 एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। परवीन तोगड़िया क्यों हम्म बोलते थे राम मंदिर पे। हरियाणा में विश्व हिंदू परिषद की बैठक आयोजित की गई और अपमानित करके परवीन तोगड़िया को वीएचपी से निकाल दिया गया, जिस वीएचपी को पहचान दी थी परवीन तोगड़िया ने।
जी। और प्रवीण तोगड़िया वो शख्स थे जब गुजरात के राजनीति के शुरुआती दौर में अपने बाइक पर पीछे बिठाकर, जैसे मनोहर लाल खट्टर घुमाते थे ना, ऐसे ही प्रवीण तोगड़िया बाइक पर पीछे बिठाकर नरेंद्र मोदी साहब को घुमाते थे। अब पता नहीं नरेंद्र मोदी जी को बाइक चलानी आती कि नहीं आती, कुछ दिन पहले राहुल गांधी चलाते हुए नजर आ रहे थे बिहार की सड़कों पर। तो चलाएंगे वो हमेशा, चलाएंगे, उसकी उसकी भी नकल करेंगे मोदी जी, ऐसा नहीं है, नहीं, नकल करेंगे। वो हमेशा पीछे बैठकर घूमते थे, तो प्रवीण तोगड़िया को निकाल दिया। उसके बाद संघ के जिस जिस संगठन ने मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बयान, उन सबके मुखियाओं को एक एक करके विदा होना पड़ा। हालत यह है कि अभी कुछ दिन पहले भारतीय मजदूर संघ का बयान आया, उससे पहले भारतीय किसान संघ का बयान आया। पहले 3 पैराग्राफ में मोदी सरकार की तारीफ की जाती है, फिर नीचे से कहीं लिख दिया जाता है कि नहीं, अगर ये किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। हेडलाइन जो है वो फेवरेबल होती है। हालत हम्म। ये हो गई कि इंद्रेश कुमार जैसे बड़े नेता, इंद्रेश कुमार मुस्लिम समाज के लिए पिछले 20-22 सालों से वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाकर काम कर रहे हैं। इंद्रेश कुमार ने एक बयान दिया अहंकार को लेकर, राम मंदिर को लेकर, और कुछ ही दिनों में उनको खुद अपने बयान के लिए माफी मांगनी पड़ी कि नहीं, मेरे बयान को गलत तरीके से कोट किया गया। यह संघ के इतिहास में इससे पहले होता नहीं था। फिर मोहन भागवत ने जो मंदिर मस्जिद वाला सलाह दिया, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चला दिया। अगर कोई और दौर होता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ अगर इस तरह का अभियान चलाया जाता, तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की राजनीति से हमेशा के लिए छुट्टी हो गई होती। लेकिन हम्म। वो भी सह लिया। उसके बाद जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव के बीच में कह देते हैं कि हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो चुकी है। तो अब जब पिछले 6 महीनों से ये चीजें धीरे 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 बैठकों का, मीटिंगों का दौर जारी हुआ, तब मोहन भागवत को ये एहसास हुआ। कई स्वयंसेवकों ने भी उनसे इस बीच में कहा कि यार हम तो दंतहीन हो गए, मतलब हमने बोलना छोड़ दिया है, लोगों को लगता है कि हमारी आवाज चली गई है। तो अब वो बोल रहे हैं, हम्म। लगातार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन गुजराती लॉबी के कान आवाज सुनने के आदी तो रहे नहीं, और हम जैसे लोग भी नहीं रहे। तो हमें लगता है कि अब जो मोहन भागवत बोल रहे हैं ये कुछ अनोखी चीज है, कुछ अजीब चीज है। आरएसएस इसी के लिए जाना जाता है, आरएसएस को इसी के लिए लोग मानते हैं। स्वयंसेवक इसीलिए कहते थे कि आरएसएस जो है बीजेपी से बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को ये एक आरएसएस को जन्म नहीं दे सकता, लेकिन आरएसएस न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी को जन्म दे सकता है। पहले उन्होंने भारतीय जनसंघ बनाया, फिर भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो मोहन भागवत जाते जाते, मैं फिर कह रहा हूं, मोहन भागवत के सामने समस्या क्या है कि इस संघ के लाखों स्वयंसेवक उनको कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, इतिहास उनको कैसे याद करेगा, आरएसएस का इतिहास। बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए, हम जैसे लोग कैसे याद करेंगे, लेकिन आरएसएस के स्वयंसेवक कैसे याद करेंगे कि एक ऐसा आरएसएस का मुखिया बना कि जब वो मुखिया बना तो अपने जवानी के दौर में लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता को घर बिठा दिया, धमकाकर, डराकर, और आडवाणी जी चू तक नहीं कर पाए। आडवाणी जी ने जब गोवा में चुनाव प्रचार अभियान समिति का मुखिया चुना गया नरेंद्र मोदी को, लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। मोहन भागवत और तमाम लोग पहुंचे और लालकृष्ण आडवाणी को अपना इस्तीफा वापस लेने पर मजबूर कर दिया। और वही मोहन भागवत अपने करियर के आखिरी दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये हालत करके जाएंगे कि बीजेपी ये कहती है कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम्म। और आरएसएस के नेताओं को माफी मांगनी पड़ती है। तो मोहन भागवत इस डायलेमा में है, और उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती अब इस बात की है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के बीच में वो कैसे सर संघ चालक के रूप में अपने आप को याद करवाना चाहेंगे, एक डरे हुए सरसंघ चालक के तौर पर, एक कमजोर, निर्बल और असहाय सरसंघ चालक के तौर पर, या एक मजबूत सरसंघ चालक के तौर पर। ये बिल्कुल उसी तरह की स्थिति में वो आ गए हैं जैसे क्रिकेट की भाषा में होता है ना कि पहले 5 ओवर आके आपने दनादन 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 शॉट मार दिए, लेकिन आखिरी के 5 ओवर में जीतने के लिए टीम को 50 रन की जरूरत है, तो आपको 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से बैटिंग करनी है। तो मोहन भागवत साहब उसी डायलेमा में है, या तो वो 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से बैटिंग करके जिता कर ले जाएंगे आरएसएस को, या फिर वो आउट हो जाएंगे, चाहे सीधे विकेट पे बॉल लगे या फिर कैच आउट हो जाए। क्योंकि गुजराती लॉबी ने अपनी फील्डिंग चारों तरफ सजा रखी है, और विज्ञान भवन के इस हॉल में गुजराती लॉबी के अनगिनत, कहते हैं ना, हाथ जो होते हैं वो सारे वहां मौजूद रहेंगे जो मोहन भागवत को घेरने की कोशिश करेंगे। हम्म। सारे वहां मौजूद रहेंगे जो मोहन भागवत को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि संघ आज की तारीख में लगातार चुनौती दे रहा है। बहरहाल, ये अंदर खाने की राजनीति है, पर्देदारी की बातें हैं। इन पर्दों को हम समय समय पर उठाते रहते हैं। लिहाजा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अभी के लिए हमें और संतोष जी को दीजिए इजाजत। फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया संतोष। नमस्कार।